जो भी मैंने बड़े टारगेट अवेल किए हैं सहाफ़त में, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको जनरल मुशर्रफ ने एक शील्ड भी भेजी थी, तो मुझे एप्रिसिएशन लेटर एक रिसीव हुआ था, मेरे पास है। तो ये जो सदर मुशर्रफ साहब ने 2002 में ऑर्डिनेंस दिया, उसे सहाफ़त तो एक खिदमत है। तो जो बिजनेसमैन है उसने तो अपना कारोबार करना है, उसने खिदमत तो नहीं करनी। आपकी अपनी पर्सनल ज़ात पर एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, भी तौर पर मजबूत कैसे बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कलीम खालिद और आप देख रहे हैं इसरार न्यूज़। आज हमारे साथ एक शफीक, नफीस और दर्द दिल रखने वाली शख्सियत जो हमेशा अपने काम से पहचाने जाते हैं, मोहतरम, तालीम याफ्ता होने के साथ नडर, खुददार, बेबाक, बाअसर, बाइखलाक, वसी हल्का अहबाब के मालिक भी हैं, जावेद इकबाल चौधरी, जो कि रोज़नामा इसरार रहीम खान के चीफ़ एडिटर के होने के साथ प्रेस क्लब रहीम खान के सदर भी हैं। जावेद इकबाल चौधरी हमेशा शाइस्तगी से गुफ्तगू करने का मिजाज रखते हैं। जनाब के बाइखलाक होने की वजह से मुखालफिन भी जनाब का बहुत एहतराम करते हैं। जनाब के पास कोई भी साइल आए तो उसका मुस्तहाई प्यार मोहब्बत से सुना जाता है और उसके हल की कोशिश की जाती है। जनाब अपनी सहाफ़ी फैमिली की तरक्की के लिए बहुत से काम सर अंजाम दे चुके हैं। बंदा नाचीज़ को ये एजाज़ हासिल है कि मोहतरम की शागिर्दी में सहाफ़त कर रहा है और जनाब के ज़ेरे साया बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह पाक से दुआ है जनाब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हासिदीन के हसद से बचाए। इनकी सहाफ़ियों के मुतल्लिक या सहाफ़ियों को काम करने के हवाले से क्या कहना है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है। सर मुझे ये बताएं कि आप बतौर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम खान सहाफ़ियों के बारे में, सहाफ़ी नए आने वाले जो जर्नलिज़म में आने वाले लोग हैं, इनको आप क्या तंबीह करेंगे कि क्या कानून के मुताबिक और कानून सहाफ़त के मुतालिक क्या कहता है, इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। थैंक यू कलीम भाई, आपने बड़ी एक ख़ूबसूरत बात की है और बड़ी टेक्निकल बात है। बदकिस्मती से हम समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, स्टडी नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। सहाफ़त एक बहुत ही मुक़द्दस पेशा है। सहाफ़ी बनने के लिए कुछ मामलात हैं, उस पर गौर करना चाहिए। सहाफ़ी के लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है। जो सहाफ़ी डेली, मैं समझता हूँ कि कुछ सफ़ात किताब के नहीं पढ़ता, वो उसकी जो है गुफ्तगू उससे चाशनी और गिरफ्त ख़त्म हो जाती है। सहाफ़ी का सबसे पहले जब उसने काम करना है, ज़िम्मेदारी संभालनी है, तो उसको अपने शोबे के बारे में मुकम्मल अबूर और महारत होनी चाहिए। लेकिन एक दिन तो नहीं बंदा सीखता, लेकिन उसके लिए बंदे को पहले दिन से ही सहाफ़ी को उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर काम के लिए एक कानून ज़ाब्ता मौजूद है और सहाफ़त के लिए भी एक कानून और ज़ाब्ता मौजूद है। क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में सहाफ़त का एक अहम मकाम है। बल्कि जो डेमोक्रेसी है, जहाँ जमहूरियत जिसको कहते हैं, वहाँ तो सहाफ़त को चौथा पिलर, स्टेट का चौथा पिलर सतून कहा जाता है। जैसे 3 सतून में अदलिया, फोर्सेस, अदारे, पार्लियामेंट, और चौथा सतून जो है सहाफ़त है। लेकिन जहाँ बादशाहत है वहाँ सिर्फ 3 सतून होते हैं, चौथा सतून की अहमियत नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि चौथे सतून की अहमियत उसी वक्त होती है जब तक बंदे को उसके बारे में अबूर हासिल ना हो, नॉलेज ना हो। तो आपने ये बड़ी अहम बात की है, इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि सहाफ़ी को क्या करना चाहिए। सहाफ़ी को स्टडी करनी चाहिए कि प्रेस लॉ क्या है, कानून क्या है, ख़बर कैसे लिखनी है। तरबियत, ट्रेनिंग तो बंदा लेता रहता है ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी सीखता है, लेकिन कानून का पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में कब
कानून जो मीडिया का नाफज हुआ, क्योंकि जब कोई घर बनाते हैं तो पहली ईंट लगती है, फिर दीवारें बनती हैं, फिर छत डलती है। क्योंकि पाकिस्तान 1947 को मार्ज़ वजूद में आया तो उसके बाद ही कवानीन बनने थे। वक्तन फ़क्तन जो भी हुक्मरान आए उन्होंने अपने दौर में असलहात की, नए नए कानून बनाए गए, नाफज किए गए। पाकिस्तान में जो मीडिया लॉ ऑर्डिनेंस है, जो कानून है, ये सदर अयूब साहब ने 5 जून 1960 को ये नाफज किया और उसके बाद 63 में यानी 1963 में 3 साल बाद उसमें अमेंडमेंट्स की। अगर डिटेल में जाऊंगा तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। जो 1963 का लॉ जो बनाया था उसमें तो मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ी थे उनके तो हाथ पांव बांध दिए गए थे। तो उसमें वक्तन फ़क्तन अमेंडमेंट्स होती रहीं, होती हैं। जैसा कि 89 में फिर जब उससे पहले की मैं बात थोड़ा सा करूँगा, 1973 में जब आईन पाकिस्तान बना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को जब आइन दिया तो उसमें भी बड़ा वाज़ेह ज़िक्र है प्रेस लॉ ऑर्डिनेंस का। तो 1989 में सदर असहाक खान साहब जो पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान बने तो उस वक्त उन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स की लॉ में। तो वो जो लॉ था वो बहुत ही सहाफ़ियों के लिए एक अच्छा कानून था। उसमें रिलैक्सेशन दी गई थी सहाफ़ी को, रिपोर्टिंग के लिए मामला जो भी थे उसमें उसको आज़ाद किया गया। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन अमेंडमेंट्स होती रहीं। आज तक पाकिस्तान में जो प्रेस लॉ ऑर्डिनेंस है इसमें 18 बार तरमीम की गई हैं। और जो मैंने मुतालिया किया है, जो मैंने देखा है, पढ़ा है, उसमें कमी पेशी हो सकती है, लेकिन मैंने जो देखा है 18 बार अमेंडमेंट्स जो की गई हैं। और हर दौर में मैं समझता हूँ जो भी कानून आता गया है उसमें सहाफ़त को के लिए पेचीदगियाँ पैदा करने की कोशिश की गई है। ये जैसे बाकी जो 3 सतून हैं स्टेट के उसको फैसिलिटेट किया जाता है, मराद दी जाती हैं। ये वाहद चौथा सतून है, जब भी मौका मिलता है जिस भी सरबराह को, हुक्मरान को, तो इसको ज़रा दबाने की कोशिश करता है। जैसे नेक्स्ट एक नया कानून भी बाद में उसको हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। ये चलता रहता है। तो फिर 89 के बाद 97 में अमेंडमेंट्स आई। अच्छा, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने 2002 में एक नया ऑर्डिनेंस दिया। जो 2002 का ऑर्डिनेंस है उसमें बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस था। गो उसमें थोड़ी सी मीडिया पर सख्तियाँ भी थीं, जिसमें आप देख लें कि कानून जो था पहले डैमेजेस और डेफिमेशन के केसेस थे वो सिविल कोर्ट में ट्रायल होते थे, अब वो सेशन कोर्ट में ले गए। अच्छा, डेफिमेशन था ही नहीं, डैमेजेस था सिर्फ। बाद में मुशर्रफ साहब ने डेफिमेशन का भी कानून जिसको फौजदारी बनाया, जिसमें बड़ी सख्त सज़ाएँ भी हैं। और मैं समझता हूँ सज़ाएँ होनी भी चाहिए, क्योंकि मादर पिदर कोई आज़ाद नहीं है। सहाफ़ी को नहीं हक़ पहुँचता कि बिला तहकीक किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मवाद शाया करे। और अमेंडमेंट्स जो हुई हैं 2002 में, नए ऑर्डिनेंस जो मुशर्रफ साहब ने दिया, उसमें काफ़ी बेहतरी भी थी। और उसमें एक बड़ी जो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक, मेरी अपनी राय है, तो उसमें जो तलीम की शर्त थी उस पर कोई नज़रसानी ना की गई, जिसकी वजह से 2002 के बाद मुल्क भर में अखबारात की भरमार हुई, चैनल्स आ गए जिसमें बिज़नेस ग्रुप, सहाफ़ियों से हट के बिज़नेस मैन जो हैं वो शोबे में इन्वॉल्व हुए। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि रोज़ बरोज़ इजाफ़ा है
और सहाफ़त में इजाफा तो पॉपुलेशन के साथ होना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन एक बिज़नेसमैन जब सहाफ़ी बनेगा तो वो अपने बिज़नेस को प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ करेगा। उसे सहाफ़त तो एक खिदमत है, तो जो बिज़नेसमैन है उसने तो अपना कारोबार करना है, उसने खिदमत तो नहीं करनी। तो ये जो सदर मुशर्रफ साहब ने 2002 में आर्डिनेंस दिया, ये बहुत अच्छा आर्डिनेंस था। उसमें सिर्फ एक ही कमी थी, जो उसमें तालीम की शर्त नहीं रखी गई थी। बाद में फिर 2013 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की। अब इमरान खान की हुकूमत ने भी उसमें कुछ तरमीमात की, लेकिन मैं समझूँ ये पॉलिसी बनाई, आर्डिनेंस तो वही है, इसमें पॉलिसी हुकूमतें बनाती रहती हैं। अब उसमें ये एजुकेशन रखी गई है जिसमें मास्टर है, मास्टर कम्युनिकेशन है, एमए जर्नलिज़म के साथ साथ एमए सियासत और दीगर डिग्री को फ़ौक़ियत दी गई है कि वो डिग्री होल्डर ही अखबार का एनओसी हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था, तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से तालीम के साथ साथ सहाफ़ी का होना, मैं समझता हूँ जब ये एनओसी देने वाले जो अदारे हैं वहाँ, जैसे अब तो पाकिस्तान ने इक्वल किया है, रजिस्ट्रार ऑफिस जो है इस्लामाबाद में है, जो फेडरल में किया, पहले सूबे में होता था, हर सूबा अलहदा एनओसी जारी करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जी एक अखबार जो है पूरे पाकिस्तान से शाया होगा, और पहले सूबा सिंध में अगर अखबार को शाया हो रहा है, वही नाम रहीम यार खान से भी पंजाब से भी हो सकता था, KPK से भी हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता। अब एनओसी फेडरल गवर्नमेंट देती है और इस्लामाबाद से जारी होगा, और जो पॉलिसी है, या मैं समझता हूँ कि जो आइन है उसमें वो एक बहुत ही मोतबर सीट है जिसने पूरे पाकिस्तान के अखबारात को देखना भी है, उनके एनओसी भी देने। 20वें ग्रेड की नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें 20वें ग्रेड का अफसर होगा, लेकिन बदकिस्मती उधर 17वें स्केल का 16वें का बंदा भी लगा देते हैं, उधर काम चल रहा है, उसको फोकस नहीं किया जा रहा, उसको अहमियत नहीं दी जा रही। मैं समझता हूँ कि बहुत अहम सीट है, मीडिया के हवाले से उस दफ्तर को बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि जब भी कोई बंदा वहाँ एनओसी लेने के लिए जाए, उसका इंटरव्यू करना चाहिए, इंटरव्यू पैनल होना चाहिए, पता चले कि एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट के अलावा किसी को एनओसी ना दिया जाए। अदरवाइज़ ये खिदमत का जो शोबा है ये बिज़नेस में कन्वर्ट होता जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। सर, आपको जनरल मुशर्रफ ने एक शील्ड भी भेजी थी, लेकिन जिस मकसद के लिए आपको वो शील्ड भेजी गई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ था? आपसे ये राय भी ली गई थी कि 2002 का जो ऑर्डिनेंस पास होना था उसमें आपसे राय भी ली गई जनरल मुशर्रफ की तरफ से, लेकिन वो राय जो ली गई थी, क्या उसका भी कोई इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके नॉलेज में ये बात नहीं है। राय किसी ने नहीं ली थी, और राय तो हुकूमतें खुद करती हैं। लेकिन वजह पता क्या है, जब ये ऑर्डिनेंस 2002 नाफज हुआ है, उस वक्त ओवरऑल जैसे कोई भी ऑर्डिनेंस बनता है, हर बंदे को हक होता है उसमें कोई अपनी तजवीज़ात देना चाहे, तो मैंने उसमें ना कुछ तजवीज़ात अपनी तरफ से भेजी थी। तो वो तजवीज़ात जो थी उसमें मेन जो बात वही है एजुकेशन वाली। मैंने उसमें ये लिखा था कि एनओसी जब जारी होता है अखबार के लिए तो उसको उसकी एजुकेशन का तायन किया जाए। मैंने तो बेसिक एजुकेशन ग्रेजुएशन लिखी थी उसमें कि ग्रेजुएशन कम अज़ कम होना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से वो एक तहरीर और एक ऑर्डिनेंस का कुछ पैरे बना के मैंने भेजे थे। तो उधर क्योंकि उसको ऑर्डिनेंस को चेयर जो मीटिंग होती थी उसमें जब पॉलिसी बनती है कोई भी, तो उसको सदर पाकिस्तान थे वो उस वक्त उन्होंने ही चेयर करना था। तो उनकी तरफ से यकीनन कई शहरों से और भी वो तहरीरें गई होंगी। तो मुझे एप्रिसिएशन लेटर एक रिसीव हुआ था, मेरे पास है। तो उन्होंने वो भेजा था कि आपकी जो तजवीज़ात हैं इसको ऑर्डिनेंस का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, इसको शामिल करेंगे। तो उसमें सबसे पहली तो मेरी तजवीज़ यही थी कि एजुकेशन के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से कि वो जो भी ऑर्डिनेंस आया
तो उसमें तो हुकूमत ने अपनी तरफ से ही बनाना था जो भी उन्होंने बनाया, लेकिन जो मेरी तजवीज़ात थी उसमें कोई लफ्ज़ भी उसमें शामिल नहीं किया गया। अच्छा सर, अगर एक अफीसर के पास सहाफ़ी जाता है और उसका रवैया तलख होता है और गैर इखलाकी होता है, तो सहाफ़ी को आगे से क्या अपना रिएक्ट करना चाहिए? नहीं देखें, सहाफ़ी ने तो सहाफ़त करनी है। अगर जो बंदा तल्ख़ रवैया रखता है तो उसका मतलब सहाफ़ी को तल्ख़ नहीं होना। सहाफ़ी ने तो अपनी ख़बर की तलाश में है। सहाफ़ी तो किसी अफसर के पास जा रहा है, किसी का इंटरव्यू करने के लिए जा रहा है या किसी ख़बर की तलाश में जा रहा है। तो अगर ये होता रहता है, अगर कोई अफसर, कोई बिजनेसमैन, कोई ब्यूरोक्रेट रैश भी होता है, तो सहाफ़ी को रैश नहीं होना चाहिए। और ना मैंने सहाफ़त की तो मेरे ख्याल ट्रेनिंग में भी ये बात नहीं है। उसने तो अपनी ख़बर लेनी है, ख़बर तलाश करनी है, ख़बर की तह तक जाना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। उसका किसी के तलखी या झगड़े से कोई तल्लुक़ नहीं है। उसको बिल्कुल पोलाइटली अपना काम करना चाहिए और अपनी ख़बर तलाश करनी चाहिए। उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि उसमें हक़ाइक़ क्या हैं। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी का ये काम नहीं। अगर कोई बंदा रैश होता है तो उसको उसका रिएक्शन भी उसका इसी तरह है, और जब भी वो ख़बर लिखे तो वो उस बात को भूल जाए कि उस अफसर का, उस बिजनेसमैन का या जो भी बंदा है उसका रवैया उसके साथ क्या था। सर, मैं आपकी अपनी पर्सनल ज़ात पर एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप इतने असाबी तौर पर मजबूत कैसे बने? आप बेसिकली बुनियादी तौर पर कम उम्र में, छोटी उम्र में ही ऐसी तबीयत थी या वक्त ने सिखाया, लोगों ने सिखाया, कैसे मजबूत हुए? नहीं देखें, होता पता क्या है, जब फील्ड में बंदा काम करता है, मुझे 24-25 साल हो गए शुबा सहाफ़त से वाबस्ता हो, मैंने हर शोबे में काम किया है। असाब पे किसी बात को ना सवार करें। कामयाबी के लिए आपको अपनी सिमत का तयन करना है। सिमत पर जब आपने तयन कर लिया तो आपका टारगेट है कि आपने वो टारगेट अवेल करना है। तो उसमें नशीबो फराज ज़िंदगी का हिस्सा है, आते रहते हैं। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने सिमत का तयन नहीं किया तो वो कोई बिज़नेसमैन है, कोई सहाफ़ी है, वो मंजिल पे नहीं पहुँच सकता। तो मंजिल पर पहुँचने के लिए सिमत का तयन ज़रूरी है। जब सिमत का आपने तयन कर लिया तो आपने अपना मकसद हासिल करना है। उस लिए फिर अपने जज्बात को, अपने मामलात को इग्नोर करना होगा, आपने दरगुज़र करना होगा। तो दरगुज़र करेंगे तो आपको आपकी मंजिल की तरफ रवां दवां रह सकते हैं अदरवाइज़ आप नाकाम हो जाएंगे। सर, आप इतनी पोलाइटनेस और प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं, चाहे आपका कोई फ़र्ज़ करें आपके साथ जैसा भी रवैया रखे, इस पोलाइटनेस से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं? कोई ऐसी मिसाल जो आप सोचते हो कि यार मेरी इस लहजे की वजह से मुझे ये नुकसान की बजाय फ़ायदे में तब्दील हो गया? जी, मैं जैसे आपने बड़ी बात की है। मेरे एक दोस्त हैं, लाहौर सेक्रेटेरिएट में जॉब करते हैं, ऑफिसर हैं। तो वो रहीम यार खां में आए हुए थे, तो मैं उनके साथ कहीं काम गया। तो वहाँ से वापस आया तो एक अहलकार खड़ा था, उसने कहा कि साहब बुला रहे हैं। गालबन हमारी गाड़ी जो है ना वो सही पार्क नहीं थी। तो जब उसने बुलाया तो वो भी मेरे साथ थे। तो हम उस बड़ा अफसर था उसके जब कमरे में गए तो उसने ना बड़ा रैश होके ना मेरे साथ बात की। तो कहने लगा जी ये गाड़ी आपने की है उधर खड़ी? मैं कहा जी मैंने की है। तो क्यों खड़ी की है? तो मैंने मुस्कराया, मैंने कहा जी मैं तो रोज़ उधर ही खड़ी करता हूँ। तो उसने कहा कि अगर आपकी गाड़ी इधर दोबारा आपने खड़ी की तो मैं गायब करवा दूंगा। तो मैंने फिर मुस्कराया उसके सामने। तो मैंने कहा सर आप की मर्ज़ी है, जैसे भी आप करें, मैं आप खुद नहीं कह सकता ऐसे। तो अच्छा, इस बात से ना मैंने कहा जी अब हमें इजाज़त है, हम जाएँ? उसने कहा जी ठीक है जाएँ। तो जब मैं बाहर निकला तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे तो उसने मुझे कहा
कि यार आप को बड़े रैश होकर वो साहब ने बात की है, तो आपने उसको बड़ा पोलाइटली जवाब दिया है, मुस्करा के जवाब दिया है, तो थोड़ा सा उसको आंखें दिखानी चाहिए थी। तो ये बात ही हम कर रहे थे, तो गाड़ी में बैठे तो उस अफसर का मुझे फ़ोन आ गया, तो वो कहने लगा यार वो जावेद साहब मैं आपसे बड़ा शर्मिंदा हूँ कि आपने ना मुझसे ना वो बात जिस बात में निकल गई, तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो बात सिर्फ यही होती है कि अगर आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, आप का रवैया पॉजिटिव है, तो यकीनन जो बंदा आपके सामने अग्रेसिव भी है वो शर्मिंदा हो जाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, तो चाहिए ये कि मोहब्बतें बांटनी हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने, अपनी सिमत का ताइन रखना है। वही बात फिर करूँगा, तो मंजिलें जो हैं वो सिमट के आपके कदमों में आ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि मैंने सहाफ़त में जब से शुरू की है आज तक जो मैंने सोचा है वही मैंने पाया है। अल्लाह ताला ने जो भी मंजिल थी वो मेरे लिए हमेशा आसान रखी है। जो भी मैंने बड़े टारगेट अवील किए हैं सहाफ़त में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने हर मकसद में कामयाबी दी है। नाज़रीन, जावेद साहब की बातों से आपको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इसी के साथ अपने मेज़बान कलीम खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।